जय माँ काली, जय श्री महाकाल। तो कैसे हो आप लोग आज? तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ही होंगे। माँ काली हमेशा आपकी रक्षा करे। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक सच्ची कथा लेकर आया हूँ, जो कि एक महान तांत्रिक से मुलाकात की एक सच्ची घटना की कहानी है। तो ये बहुत ही पहले की घटना है। तो आइए सुनते हैं कहानी उन्हीं के जुबानी जिनके साथ ये घटना घटी थी। दिसंबर की महीना थी। दिसंबर के महीने में मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर नेपाल की सीमा से जुड़े चीन के पहाड़ी क्षेत्र में जाने का निश्चय किया। ये एक बड़े जोखिम का काम था, क्योंकि खतरनाक और संकरे मार्ग पर कभी कभी दुर्घटना की संभावना भी रहती है। परंतु मन के जोश और उमंग को कौन रोक सकता है। रात में चुपचाप मैंने यात्रा की पूरी तैयारी कर ली। कमर पर लादने वाले बड़े बैग में पूरा सामान, डबल लेयर गर्म ट्रैक सूट और स्लीपिंग बैग तैयार कर लिए थे। सुबह ही काठमांडू के पुराने बस पार्क से पहली बस वाराणसी के लिए पकड़कर मध्याह्न 12 बजे वाराणसी पहुंच गया। वाराणसी से तातो पानी यानी कि नेपाल चीन सीमा के समीप का स्थल, उस स्थल के लिए दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण दिन में मात्र 2 मिनी बस ही जाती थी। इसीलिए अपराह्न 3 बजे तक बाध्यतावश प्रतीक्षा करनी पड़ी। वाराणसी से 3 बजे की बस द्वारा संध्या 6 बजे तातो पानी पहुंच गया। मार्ग में अनगिनत झरनों को पार करते समय बहती जलधाराओं ने अनायास ही मन को मोह लिया था। तातो पानी नेपाल का एक अत्यंत ठंडा पर्वतीय स्थल है, जहां प्रकृति का एक चमत्कार है, गर्म पानी का चश्मा। इस चश्मे के कारण ही स्थान का नाम तातो पानी यानी कि गर्म पानी पड़ा है। तो तातो पानी की धारा में नहाकर यात्रा की थकान कम हो गई थी और मन प्रफुल्लित हो उठा था। शायद इसका एक कारण गंतव्य की समीपता भी हो सकती है। चारों ओर घने जंगलों से युक्त हिम श्रृंखलाओं से भरीपूर्ण नेपाल और तिब्बत की पर्वत श्रृंखलाओं को मात्र सुनकोशी नदी यहाँ विभाजित करती है। इन जंगलों में भालू और चीते सामान्य रूप से पाए जाते हैं, जो कि वातावरण नमी युक्त होने के कारण चिड़चिड़े स्वभाव के हैं। तातो पानी से आगे जाने के लिए कोई साधन उपलब्ध न होने के कारण मैं स्वयं 7 बजे पैदल ही चल पड़ा। लगभग 5 किलोमीटर चलने पर भूटेकोशी नदी का छोटा सा पुल पड़ता है, जो नेपाल और चीन को जोड़ता है। इस पुल पर मितेरी पुल यानी मैत्रीपुर का बोर्ड पढ़कर मैंने संतोष की एक गहरी सांस ली। एक नेपाली पुलिस अधिकारी ने आकर मुझसे उस अंधेरे में वहां आने का कारण पूछा। संध्या के बाद चीन सीमा में प्रवेश वर्जित है। मैंने बताया कि मैं तो एक घुमक्कड़ आदमी हूं और अंधेरे में सीमा उल्लंघन का मेरा कोई इरादा नहीं है। मुझे वापस जाने को कहकर पुलिस अधिकारी आश्वस्त होकर चेक पोस्ट में चला गया और मैं भी वापस हो लिया। मितेरी पुल के पास ही 1-2 छोटे छोटे गेस्ट हाउस है, लेकिन अग्रिम आरक्षण न होने के कारण कहीं भी रात गुजारने का स्थान नहीं मिला मुझे। व्यवस्था से तातो पानी की ओर मैं वापस चल दिए। रात्रि का समय, साए साए चलती हवा, घना कोहरा और प्रतिपल हिंसक जंगली जानवरों का भय एक अजीब से माहौल को जन्म दे रही थी। मैंने प्रकृति को बहुत समीप से देखा है, शायद इसीलिए मैं उस भयानक माहौल में भी चलने का दुस्साहस कर बैठा था। मेरा पैर थक कर चूर हो रहे थे। लगातार 5 किलोमीटर चढ़ाई चढ़कर आने के पश्चात वापस लौटना और भी कष्टकर था। मैंने वेग से टॉर्च निकाली और घने सफेद कोहरे में
टॉर्च की रोशनी के सहारे धीरे धीरे चल पड़ा। लगभग 3 किलोमीटर चलने के पश्चात अचानक एक मोड़ मुड़ने पर सामने टॉर्च की रोशनी डाली तो 2 बाघों को मार्ग के किनारे खड़े पाया। शायद हमारे बीच 20 या 25 मीटर का फासला रहा होगा। उनकी आंखें अंगारों की तरह देखती प्रतीत हो रही थी और मैंने निडर होकर टॉर्च की रोशनी उसी ओर डालते हुए निश्चल रूप से खड़े होकर नरवाण मंत्र का उपांशु जप प्रारंभ कर दिया। मैंने नरवाण मंत्र को सिद्ध किया हुआ है। लगभग 3 से 4 मीटर के पश्चात दोनों बाघ मार्ग के दूसरे और पहाड़ी की तलहटी में बहने वाली नदी की ओर चले गए। न जाने क्यों बाघों को अपनी आंखों के सामने जाते देखकर मेरा भी मन आगे जाने को नहीं हुआ, परंतु उस ठंडी अंधेरी रात में कोई अन्य विकल्प भी नहीं था। अनमने मन से पीछे की ओर पलटा। कुछ ही दूर पर पेगोड़ा शैली का एक छोटा सा भवन दिख गई मुझे, जिसमें जलती लालटेन का प्रकाश सड़क पर भी पड़ रहा था। मुझे आश्चर्य भी हुआ और स्वयं पर क्रोध भी आया कि पता नहीं किन विचारों में मग्न था मैं, जो इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। कुछ भी हो, मैंने राहत की सांस ली और पलटकर पेगोड़ा तक पहुंच गया। पेगोड़ा शैली की वो भवन काफी पुराना दिखाई देता था, जो कि वास्तव में एक चाय की दुकान थी और उस दुकान में एल्युमिनियम की केतली रखी थी और पास ही 3-4 पुराने चाय के कप रखे थे। मुझे देखते ही दुकानदार, जो काफी उम्रदार दिखाई दे रहा था, नेपाली में बोला, "धेरै थाकेको देखिन्छ, अलिकति चिया खानु हुन्छ कि? मतलब बहुत थके हुए प्रतीत होते हो, थोड़ी चाय पियेंगे क्या? वैसी ठंड में भला कौन चाय को मना करता?" मेरे हाँ कहने पर उसने केतली में पहले से खोल रही चाय एक प्याली मुझे दे दी और चाय पीते हुए मैंने उसे बाघों के विषय में बताया तो उसने कहा, "इस रास्ते पर अकेले चलना दिन में भी खतरनाक है। मुझे इतनी रात गए अकेले नहीं आना चाहिए था।" तो उसने पूछा कि मैं वहाँ किस लिए आया था। मैंने टालने के लिए कह दिया, "ऐसे ही घूमने के लिए आया हूँ।" मेरी बात सुनकर वो हंसते हुए बोला, "लगता है किसी की खोज में आए हो और वो अभी तक तुम्हें मिला नहीं।" मैं उसकी टिप्पणी पर धीरे से मुस्कुरा दिया। चाय खत्म होने पर मेरे मना करने पर भी वो लालटेन लेकर मुझे बस्ती तक पहुंचाने के लिए चल पड़ा। मैंने पूछा, "क्या अपनी दुकान बंद नहीं करोगे?" वो बोला, "ये दुकान तो हमेशा ही खुली रहती है।" मुझे कुछ आश्चर्य हुआ, फिर ये सोचते हुए कि इतना वृद्ध व्यक्ति क्या मेरे साथ चल सकेगा। मैं ढलानदार मार्ग पर चल पड़ा। मेरी शंका अधिक देर नहीं टिक सकी, क्योंकि उस वृद्ध की गति तो मुझसे कई गुना अधिक थी। कुछ ही मिनटों में हम बस्ती तक पहुंच गए। हांफते हांफते मेरी दुर्दशा हो रही थी। बस्ती के समीप पहुंचकर वृद्ध ने मुझसे आज्ञा मांगी। उसके चेहरे पर एक मोहक मुस्कान थी। मुझे फेरी भेटौला, यानी कि फिर मुलाकात होगी कहकर वो वापस मुड़ गया। उसी क्षण याद आया कि मैं तो अपनी परेशानी में उस सज्जन वृद्ध को चाय के पैसे देना ही भूल गया था। उसे पैसे देने के लिए जेब से पर्स निकालकर क्षमा कीजिए कहकर जैसे ही मैं मुड़ा, मेरे आश्चर्य का सीमा नहीं रहा। मात्र 5 से 10 सेकेंड के अंतराल में वृद्ध लालटेन सहित अदृश्य हो चुका था। जीवन में पहली बार ऐसी घटना से मैं हस्तप्रत रह गया। यदि यह घटना मेरे सामने न घटी होती तो शायद मैं किसी ऐसी घटना पर विश्वास नहीं कर पाता। मन में एक विचित्र हलचल लिए हुए मैं लॉज तक पहुंच गया। कमरा बुक कराने के पश्चात लॉज के मैनेजर को उस घटना के विषय में मैंने बताया तो उसने कहा, "इस बस्ती में तातोपानी से चीन बॉर्डर तक न तो कोई
चाय की दुकान है, न ही पेगोडा शैली का कोई भवन। आपकी भेंट निश्चित रूप से उस महान तांत्रिक बाबा सेते से हुई होगी। वो मूलतः तिब्बती है, परंतु कभी कभी नेपाल की पर्वत श्रृंखलाओं में भ्रमण और विचरण करते हैं। मेरी जिज्ञासा सेते तांत्रिक में जग चुकी थी, परंतु सत्यता की जांच स्वयं किए बिना इस पर विश्वास कर लेना इतना सहज नहीं था। सत्यता की जांच हेतु उसी समय मैंने कुछ अन्य स्थानीय व्यक्तियों से अलग अलग बातचीत की, तो सभी ने लॉज मैनेजर के कथन की पुष्टि की। स्थानीय व्यक्तियों के अनुसार सेते एक उच्च श्रेणी के तांत्रिक, योगी और सिद्ध व्यक्ति है। कोई मायावी भूत प्रेत नहीं है। अधिकांश समय वो साधनारत रहते हैं और किसी से मिलते जुलते नहीं हैं। मुसीबत में फंसे, रोग से ग्रस्त और रास्ता भटके हुए व्यक्तियों की सहायता वो अक्सर करते रहते हैं। और मेरे साथ घटित घटना स्थानीय व्यक्तियों के लिए विशेष बात नहीं थी, क्योंकि ऐसी घटनाएं वर्ष में कई बार विपदाग्रस्त व्यक्तियों के साथ घटित होती रहती है। तांत्रिक सेते से मिलने की मेरी इच्छा प्रबल हो गई। मेरे पूछने पर कि वो कहाँ पर साधना करते हैं और उनसे कैसे मिला जा सकता है, लोगों ने कहा कि उनका साधना स्थल किसी को भी ज्ञात नहीं है। उनसे मिलना लगभग असंभव है, क्योंकि वो मात्र अपनी इच्छा से ही मिलते हैं। ये सुनकर मुझे कुछ निराश हुई, क्योंकि अज्ञानतावश मैंने एक दिव्य योगी के इतने निकट जाकर भी कुछ प्राप्त करने का एक बड़ा अवसर खो दिया था। थोड़ा बहुत खाना अनिच्छा से खाकर मैं अपने कमरे में जाकर लेट गया। पहाड़ों की रात भी पहाड़ जैसी ही होती है। बिस्तर पर लेटे लेटे संपूर्ण घटनाक्रम मेरी स्मृति में फिर से घूमने लगा। अचानक मुझसे विदा लेते समय सेते द्वारा बोला गया वाक्य मेरे मन में क्रोध उठा। फेरी भेटौला, फिर मुलाकात होगी। फेरी भेटौला, फेरी भेटौ। न जाने क्यों मुझे लगा कि मेरी सेते से भेंट दोबारा अवश्य होगी। थकावट अधिक होने के कारण कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सवेरे नित्य क्रिया से निवृत्त होकर मैंने फिर से अपनी यात्रा पैदल ही शुरू की। वास्तव में मैं स्वयं इस बात की जांच कर लेना चाहता था कि रात्रि में जहां बैठकर मैंने चाय पी थी और सेते से बातचीत की थी, क्या वहां कोई पेगोडा है या नहीं। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, जो कि प्रत्येक बात में वैज्ञानिक तथ्य खोजता है, सुनी सुनाए कहानियों पर विश्वास करना हमेशा कठिन होता है। मैंने दिन की रोशनी में पूरे रास्ते का बारीकी से निरीक्षण किया और उस स्थान को पहचाना जहां बाघों को मैंने देखा था। वहां पहाड़ों या नदी के गीले रेतीले किनारे पर बाघों के पंजों के निशान अभी तक विद्यमान थे, परंतु वो पेगोडा घर या उसका कोई चिन्ह नहीं था। वास्तव में उस स्थान पर अत्यंत ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं थी, जहां भवन तो क्या, एक कुर्सी रखने की स्थान भी नहीं थी। मितेरी पुल पार करने के पश्चात चीन के क्षेत्र में एक छोटा सा बाजार पड़ता है। वहां से कुछ चीनिया मुद्रा मैंने खरीद ली। तभी एक ट्रक खासा की ओर जाने के लिए मिल गया। इस बाजार से खासा लगभग 35 किलोमीटर दूर है। तिब्बती क्षेत्र होने के कारण यहाँ के लोगों की भाषा चीनी की अपेक्षा तिब्बती अधिक है। हमारा ट्रक अभी 25 से 26 किलोमीटर चला था कि हमें पता चला कि लैंडस्लाइड के कारण मार्ग अवरुद्ध है। मुझे ऊपर जाने वाला एक पगडंडी नुमा मार्ग मालूम था, इसीलिए मैंने वहां बैठकर घंटों प्रतीक्षा करने की तुलना में उस मार्ग से चढ़ाई चढ़कर पैदल जाना उचित समझा। लगभग 1 घंटे तक खड़ी चढ़ाई पर ट्रेकिंग करने के पश्चात मैं काफी थक गया था।
इसीलिए कुछ देर विश्राम करने के विचार से एक बड़े पत्थर पर बैठ गया और बैग से बोतल निकालकर थोड़ा पानी पी लिया। वास्तव में ट्रेकिंग में इतनी कठिनाई नहीं होती, परंतु पीठ पर वजन होने के कारण अधिक श्रम लगता है। तभी मैंने उसी पगडंडी पर नीचे की ओर से कुछ विदेशियों को आते देखा। उनके साथ एक स्थानीय मजदूर उनका सामान लाद कर चल रहा था। मेरे पास से निकलते समय उस मजदूर को शायद मुझ पर दया आ गई हो या उसे अतिरिक्त कमाई का साधन मुझ में दिखा हो। उसने मुझसे पूछा, क्या आपका सामान भी पहुंचा दूं? मैंने सोचा चलने में आसानी होगी, इसलिए मैंने हाँ कहा। खासा पहुंचने पर शहर के बाहरी नाके पर कस्टम अधिकारियों ने मेरा सामान चेक किया और सभी ओके होने के पश्चात मैंने शहर तक स्वयं सामान उठाकर ले चलने का निश्चय किया और मजदूर को पैसे देने के लिए विदेशियों के पास पहुंच गया। वे सब हैरान परेशान से दिखाई दे रहे थे। मजदूर के विषय में पूछने पर उन्होंने कहा, He has been vanished in front of our eyes, यानी कि वो हमारे देखते देखते अदृश्य हो गया। ये सुनते ही मुझे जैसा बिजली का करंट लग गया। मैं अत्यधिक रोमांचित हो उठा। उसके पश्चात मैंने चीन में लोगों की भीड़ में जगह जगह सेते को खोजने का प्रयास किया, परंतु सफलता नहीं मिली। प्रत्येक पल ये सोचते सोचते कि उस दिव्य पुरुष से अब मुलाकात कब होगी, अब भेंट कब होगी। मुझे चीन में रहते हुए 12 दिन बीत चुके थे। मन बहुत असंतुष्ट व उदास था और खिन्न मन से 13वें दिन निराश होकर मैं वापस चल पड़ा। वास्तव में मन के किसी कोने में अभी भी आशा मेरी बाकी थी। शायद इसी कारण से मैंने कोई वाहन लेने के बजाय पैदल चलकर उसी रास्ते से वापस जाने का निर्णय लिया। जिस पगडंडी पर मेरी सेते से दूसरी बार भेंट हुई थी, पथरीले मार्ग पर चलते चलते अनेकों विचार आ रहे थे। मैंने अनेक बार विगत की समस्त घटनाओं का सूक्ष्म विश्लेषण किया तो मुझे प्रतीत हुआ कि मेरी सेते से भेंट होना निश्चित है। मन में एक प्रण पूर्ण इच्छा शक्ति के साथ किया कि अब चाहे पूरी आयु यहीं गुजारनी पड़े, तब भी मैं सेते से मिले बिना वापस नहीं जाऊंगा। थोड़ी दूर पर एक टूटा फूटा भवन दिखाई दे रहा था। कुछ देर यहीं बैठ जाऊं, ये सोचकर मैं वहां चला गया। अंदर एक जीर्ण चबूतरे पर कोई व्यक्ति बिस्तर में लिपटा पड़ा था। मैंने सोचा शायद कोई भिखारी होगा। मैं बाहर की ओर बैठ गया और फिर से मनन चिंतन प्रारंभ किया। कुछ समय के बाद वो व्यक्ति चबूतरे से उठकर बाहर की ओर आकर मेरे समीप बैठ गया। यद्यपि वो अति वृद्ध व्यक्ति जीन्स जैकेट और स्पोर्ट्स शूज पहने हुए थे, परंतु इस बार पहली ही झलक में मैं सेते को भली भांति पहचान गया था। उनका बदला हुआ परिवेश मुझे इस बार भ्रमित नहीं कर सकता था। मैंने तुरंत नतमस्तक होकर उनसे प्रार्थना की, आप ये लुका छुपी बंद करें और मुझे वार्तालाप का मात्र एक अवसर दे दें और मेरी जिज्ञासा का समाधान करिए। और उसके बाद उनके चेहरे पर एक मंद मुस्कान ठिठक उठी और धीमे सुर में उन्होंने कहना शुरू कर दिया, तंत्र मंत्र साधना, योगाभ्यास तथा कुंडलिनी जागरण अति वैज्ञानिक विधियां हैं। इनकी प्रक्रिया जटिल व धीमी है, परंतु है अत्यंत अद्भुत, अलौकिक व आश्चर्यजनक। एक सिद्ध व्यक्ति के लिए असंभव शब्द का कोई महत्व ही नहीं होता है।
सिद्धि शब्द का जितना साधारण उच्चारण है, वास्तव में सिद्धि उतनी सरल नहीं होती। समस्त आध्यात्मिक शक्तियों के उद्धान व विकास की चरम सीमा को सिद्धि कहा जा सकता है। अपनी किसी एक आंतरिक शक्ति, जैसे उदाहरण के लिए इच्छा शक्ति को विकसित और सुदृढ़ करके व्यक्ति अनेकों चमत्कार दिखा सकता है। फिर सिद्ध व्यक्ति की शक्तियों की तो कोई सीमा रेखा ही निर्धारित नहीं की जा सकती है। सिद्धि प्राप्ति का मार्ग ही साधना है। साधना में साधक की 4 स्थितियां होती है: जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था व तुरीय अवस्था। जागृत अवस्था में बाहर संसार होता है, वो भीतर कुछ नहीं। स्वप्नावस्था में भीतर संसार हो जाता है और बाहर कुछ नहीं रहता। और सुषुप्ति अवस्था में न भीतर कुछ न बाहर कुछ, अर्थात शून्य अवस्था होती है। तथा तुरीय अवस्था में भीतर बाहर हर जगह प्रकाश ही प्रकाश है। प्रत्येक जगह परमात्मा के दर्शन होते हैं। जब मैंने उनसे प्रश्न किया कि वो कैसे एक ही क्षण में अदृश्य हो जाते हैं, तब मंद मुस्कान के साथ उन्होंने उत्तर दिया, पता नहीं ऐसी उपलब्धि लोगों को अति विलक्षण क्यों दिखाई देती है। ये कोई नई विद्या तो नहीं है, हजारों वर्ष पूर्व से ही शास्त्र में वर्णित है। हाँ, इस और सामान्य व्यक्तियों का ध्यान न जाने के कारण आज के वैज्ञानिक युग में लोग इसे चमत्कार समझते हैं। यदि शास्त्र आदि का अध्ययन करें तो पता चलता है स्वयं को गुप्त करना या आकाशगमन विद्या साधारण श्रेणी में आ जाती है। मैंने आग्रह किया कि कोई शक्तिशाली मंत्र आदि जन सामान्य के लाभार्थ मुझे बता दीजिए। तो उन्होंने तिब्बती तंत्र साहित्य में वर्णित एक सिद्ध बीज मंत्र मुझे दिया, जो इस प्रकार है: ओम पा मे ए मे हूं। इस मंत्र का जाप कभी भी कहीं भी शुरू किया जा सकता है। अन्य मंत्रों के समान इस मंत्र का जाप भी यथासंभव अधिकतम संख्या में करना चाहिए। ये मंत्र कल्याण और मोक्ष देने में सहायक होती है। किसी आकस्मिक परेशानी के निराकार हेतु इस मंत्र का 101 बार जप करना चमत्कारिक प्रभाव देखने को मिलते हैं। रोगी व्यक्ति को इस मंत्र से 21 बार उपचारित पानी पिलाने से जादू जैसा प्रभाव होता है। प्रेत बाधा की निराकार हेतु इस मंत्र का यानी इस मंत्र द्वारा 21 बार अभिमंत्रित करके कीले घर के प्रत्येक चौखट पर ठोक देनी चाहिए। किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति हेतु इस मंत्र का 2100 की संख्या में जाप करना चाहिए। उसी क्षण मुझे प्रतीत हुआ कि सेते शायद मुझसे विदा चाहते हैं। मैंने पूछा, फिर वेट कब होगी? कभी नहीं। सपाट स्वर में सेते ने इनकार कर दिया और मुझे निर्देश दिया कि भविष्य में कभी मैं स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से उनसे मिलने का प्रयास न करूं, क्योंकि इससे उनकी साधना में बाधा पड़ती है। मैंने तुरंत कैमरा निकालकर फटाफट उनके 4-5 फोटो ले लिए। मेरे इस हरकत से वो कुछ हैरान हो उठे और मुझसे प्रश्न किया, बिना मेरी सहमति लिए फोटो क्यों खींचे? जितने फोटो लिए हैं वो सब व्यर्थ है, इनमें से एक भी चित्र नहीं आएगा। मैंने अपनी गलती तुरंत स्वीकार कर ली और मात्र एक फोटो लेने के लिए अनुमति मांगी। सेते ने मुस्कुराते हुए नमस्कार मुद्रा में हाथ जोड़े और मेरे कैमरा क्लिक करते ही दूसरे ही क्षण हमेशा की तरह अदृश्य हो गए। परंतु इस बार मैं आश्चर्यचकित नहीं हुआ, परंतु मेरा सिर श्रद्धा से नतमस्तक हो गया। मैं आश्चर्यचकित उस समय हुआ जब
कैमरा रोल तैयार होने पर उसमें सेते का एकमात्र चित्र आया जो कि उन्होंने अपनी इच्छा से लेने दिया था। तो आपको ये कहानी कैसी लगी और उस महान तांत्रिक सेते की वो चित्र मैंने इस वीडियो में डाल दिए हैं। आप वीडियो में उस तिब्बती और नेपाली महान तांत्रिक सेते की चित्र देख सकते हैं। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ कहीं भी हो। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही कहानियाँ और साधना, मंत्र, तंत्र के विषय में जानकारी पाने के लिए इस चैनल तंत्र मंत्र ज्ञान का रहस्य को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों की दिन आज अच्छे बीत रहे होंगे। धन्यवाद।